अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स के हवाले से और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो होगी स्कैटरिंग और बाइंडिंग एनर्जी। तो सबसे पहले स्कैटरिंग करते हैं। तो स्कैटरिंग से का मकसद क्या होता है कि न्यूक्लियस के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है। और लिहाजा अब न्यूक्लियस आपको पता है एक चार्ज आर्टिकल है, तो इसकी स्कैटरिंग के लिए भी हम चार्ज पार्टिकल या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ही यूज़ करते हैं। और इसकी जो स्कैटरिंग होती है वो या तो मुझे न्यूक्लियस की डायमेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है या फिर न्यूक्लियर मैटर के बारे में बताती है, और इसके अलावा न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बता सकती है, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है न्यूक्लियस में वो बता सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग की। तो इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग जो है ये मुझे इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अंदर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई है या कैसे जो है वो चार्जेस आपस में डिस्ट्रीब्यूट हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग यूज़ की जाती है। अब जो इंटरेक्शन है इसका स्कैटरिंग में, क्योंकि ये सारे चार्ज पार्टिकल हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो स्कैटरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, वो इंटरेक्शन अगर करता है वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो बेसिकली मीन्स होती है बाय द मीन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स द इंटरेक्शन अकर बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। और इस इंटरेक्शन की वजह से मेरे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन आती है। ये बात होगी हमारी इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग की। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रॉन स्कैटरिंग की। तो न्यूट्रॉन स्कैटरिंग जो है ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती है ऑफ मैटर, यानी कि मैटर डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से हुआ है इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, उसके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रॉन स्कैटरिंग। और न्यूट्रॉन स्कैटरिंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि जो ये इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू हो रहा है, यानी बाय द मीन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये इंटरेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। और न्यूक्लियर मैटर से क्या मुराद होता है? न्यूक्लियर मैटर बेसिकली रेफर करता है एक एक्सट्रीमली डेंस और हाईली एनर्जेटिक स्टेट ऑफ मैटर को, जो कि न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। और फिर उसके बाद न्यूक्लियर मैटर के कुछ करैक्टरिस्टिक भी होते हैं, जैसे कि हाई डेंसिटी, हाई एनर्जी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और कंपोजिट स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन देना। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास वो न्यूट्रॉन स्कैटरिंग के थ्रू आ सकती है। और ये जो इंटरेक्शन है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में लेक्चर 1 में पढ़ा था। तो ये वाला इंटरेक्शन है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से एग्जिस्ट करता है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपको पता है वो फोर्स है जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में बाउंड रखती है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है बाइंडिंग एनर्जी। वैसे मुझे यहाँ तक याद है हमने एक बार लास्ट किसी एक लेक्चर में बाइंडिंग एनर्जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, शायद पहले लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें हमने बात की थी कि वो एनर्जी जो कि एक न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन या फिर जनरेट या बिल्ड करने के लिए चाहिए होती है वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है, ठीक है। ये तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है और किस तरह से हम एक एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको एक ग्राफ शो हो रहा होगा। अब इस ग्राफ में आप ध्यान से देखो कि जैसे ही हाइड्रोजन से लेके आयरन तक या कोबाल्ट और निकिल तक भी हमारे पास ग्राफ जा रहा है, तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड की तरफ जा रही है। ये ग्राफ बाय द वे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिवाइडेड बाय और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बीच क्या है, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो इंक्रीज हो रहे थे टिल आयरन आयरन तक, और आयरन से थोड़ा सा आगे चले कोबाल्ट, निकिल और कॉपर तक हम चले जाते हैं। ये वाला रीजन मेरे ख्याल से कॉपर को जो है वो शो करता है। तो
जैसे जैसे जो मेरी एटॉमिक मास था वो इंक्रीज हो रहा था टिल आयरन, वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। लेकिन जैसे ही हम इससे ज़्यादा वाले एटॉमिक मास के एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे यूरेनियम है या जीनॉन है या प्लूटोनियम है या पलाडियम है, तो हमें नज़र आता है कि बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो हमने इस एक ग्राफ की मदद से एक डिवीजन की कि वो तमाम एलिमेंट्स या वो तमाम न्यूक्लियाई जो कि आयरन की राइट साइड पे मौजूद होंगे ना, जैसे यहाँ पे यूरेनियम शो हो रहा है और मेरे ख्याल से प्लूटोनियम भी था यहाँ और प्लूटोनियम भी था। तो ये तमाम न्यूक्लियस जो हैं वो न्यूक्लियर फिशन के लिए यूजेबल है। और आगे हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो मेरे पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है वो कामयाब होता है और किस तरह से वो एनर्जी जनरेशन में काम करता है इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। खैर, ये सारे जो एलिमेंट्स थे आयरन की राइट साइड पे, ये न्यूक्लियर फिजन के लिए सूटेबल थे। और उसके बाद जो आयरन की लेफ्ट साइड पर जो न्यूक्लियाइड मौजूद थे, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया या हीलियम हो गया, ये वाले न्यूक्लियाई जो थे ये न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए जो थे सूटेबल थे। और यहाँ पे एक और बस नोट लिखा है छोटा सा, वो ये है कि जैसे जो एटम्स, जो न्यूक्लियाई एटॉमिक मास ग्रेटर देन 60 के बाद यूज़ किए गए, वो तमाम के तमाम न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी जो थी वो डिक्रीज हो रही थी, लिहाजा वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए सूटेबल थे। तो इस तरह से जो है ये ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा है और हमने दो रीजन जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए, तो फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन। और इसके बाद हम थोड़ी सी इसकी एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट एलिमेंट की ली जाती है। तो ए लेवल्स की बुक में मेरे ख्याल से कार्बन की एग्जांपल दी जाती है और हीलियम की भी एग्जांपल दी जाती है। खैर, मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल ली है वो एक बोरॉन का न्यूक्लियाई को कंसीडर किया हुआ है। और इस न्यूक्लियस को कंसीडर करते हैं हम और हम देखते हैं कि जब बोरॉन के न्यूक्लियस की हम बात करते हैं, एक कंबाइंड न्यूक्लियस जिसके अंदर मेरे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मौजूद होते हैं, और फिर मैं इस न्यूक्लियस को स्प्लिट करता हूँ एनर्जी देकर, यानी कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी को मैं अचीव करता हूँ और मेरे पास जो है ये न्यूक्लियस टूट जाता है, ब्रेक डाउन करता है। और इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स की जब मैं बात करता हूँ, ये 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन और इनके मास को ऑब्जर्व करते हैं, तो जो पहले वाला मास था कंबाइंड न्यूक्लियस का, पूरे न्यूक्लियस का, वो कम था एज कंपेयर टू इंडिविजुअल mass of 5 प्रोटॉन एंड 5 न्यूट्रॉन। तो ये बात यहाँ से फिर हमारी जो बात है इसका वो आइंस्टाइन की मैस एनर्जी इक्वेशन से रिलेट करती है, यानी कि वो एनर्जी जो इस न्यूक्लियाई को स्प्लिट करने के लिए यूज़ हुई थी वो मैस के अंदर कन्वर्ट हो गई है, और इस वजह से जो इंडिविजुअल न्यूक्लियस हैं इनके मैस में जो है वो इंक्रीज आया है। So the individual nucleon have mass greater than mass of nucleus, जो कि हमने जिसके स्प्लिट किया है। ठीक है, अब इसके बाद फिर थोड़ी सी मैथमेटिकल इक्वेशन की तरफ चलते हैं। और मैथमेटिकल इक्वेशन से पहले यहाँ पर एक मैंने वो लिखी थी वो डेफिनेशन है मैस डिफेक्ट के हवाले से। तो मैस डिफेक्ट जो है उसको हम डिफाइन करते हैं द डिफरेंस बिटवीन टोटल मैस ऑफ इंडिविजुअल सेपरेट न्यूक्लियॉन एंड द मैस ऑफ न्यूक्लियस। क्योंकि ये जो टोटल मैस ऑफ इंडिविजुअल और सेपरेट न्यूक्लियॉन्स है और मैस ऑफ कंबाइंड न्यूक्लियस है, इन दोनों में फ़र्क आ गया, तो इसको हम मैस डिफेक्ट बोलते हैं। इस मैस के चेंज हो जाने को हम रेफर करते हैं एज मैस डिफेक्ट। और इसके बाद फिर हम जो है वो थोड़ी सी मैथमेटिकल इक्वेशन और मैथमेटिकल फार्मूलाज पर बात करते हैं विच वी यूज़ फॉर डिटरमाइनिंग बाइंडिंग एनर्जी। तो क्योंकि ये वाली जो साइड होती है रिएक्टेंट की होती है और ये प्रोडक्ट की होती है। अब यहाँ पे क्योंकि हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट में जो है मेरे पास मास ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन Z
नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखे हुए हैं। तो इस इक्वेशन को इस तरह से लिखने का मकसद ये है कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये बेसिकली कंपोजिट पार्टिकल है और इनसे मिलकर एक न्यूक्लियस बन रहा है। यानी कि जो रिएक्टेंट होंगे मेरे वो यही रहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे और जो न्यूक्लियस है वो इनका प्रोडक्ट होगा और उसका भी कोई ना कोई मास होगा। और वो मैं ऐसे हमने देखा कि it was less than the mass of individual nucleons। और ये बात बताने की वजह ये थी कि ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो ये वाला न्यूक्लियस है इसको रिएक्टेंट में लिख दें और उसके बाद ये वाले जो न्यूक्लियॉन्स हैं इनको प्रोडक्ट में लिख दें, क्योंकि कंपोजिट पार्टिकल्स जो हैं वो मेरे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसलिए इसको रिएक्टेंट में लिखा है। इसके बाद फिर चेंज इन मास या मास डिफेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ZMP प्लस NMN माइनस MAZXN। इसका मतलब है कि अब ये वाली जो टर्म थी इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन वाले मैसेज की, इससे हमने दूसरा मैस क्यों सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि जो इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का मैस था वो ग्रेटर था एज कंपेयर टू मैस ऑफ सिंगल न्यूक्लियाई। इस वजह से हमने जो बड़ी टर्म थी उससे छोटे ही टर्म को सब्ट्रैक्ट किया है, इसलिए ये वाली इक्वेशन हमारे पास आई है। इसके बाद सिर्फ अब ये जो डेल एम है या जिसको हम मास डिफेक्ट बोल रहे हैं, इसको हमने आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन में जो है वो पुट करना है और उस इक्वेशन की वजह से हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है और एक रिलेशन या एक मैथमेटिकल फार्मूला आ जाता है और इस फार्मूले को हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी हम इस फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बात याद रखनी है क्लास के जो न्यूक्लियर फिजिक्स होती है इसमें मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट जो होती है इसकी जो वैल्यू लेते हैं वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर AMU या एटॉमिक मास यूनिट में लेते हैं। इसको आप लोगों ने मीटर पर सेकंड में नहीं लेके चलना। ठीक हो गया। तो ये अब मेरे पास एक ऐसी रिलेशन आ गया जिससे मैं किसी भी एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब बात कर लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ऑफ Fe56 आयरन की बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो कांस्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इन सबको डिफाइन किया जाता है, यानी कि इन सब की वैल्यूज़ गिवन होती है। और अच्छा एक काम आप लोगों ने करना है कि जब आप एग्ज़ाम के लिए सॉल्यूशन कर रहे होगे ना किसी भी एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए, तो आपने ना जो गिवन जो भी एलिमेंट होगा उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन को, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को और एटॉमिक मास को ना सेपरेट लिख लेना ताकि हमारी गलती ना हो, मिक्स ना हो। और इसके बाद फिर यहाँ पे आगे अब हम चलते हैं और एक चीज़ और याद रखनी है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं किसी भी एलिमेंट के। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये वाली इक्वेशन है। अब इसमें मेरे पास सारा डाटा जो है वो गिवन है, यानी कि मेरे पास Z गिवन है, Z कितना होता है आयरन में 26 है, मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है, सारी चीज़ जो है वो गिवन है इस इक्वेशन में ना। लेकिन एक चीज़ जो है वो अभी भी मिसिंग है, वो क्या है, वो ये वाला मास है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो मास है ना ये आयरन के न्यूक्लियस का है, ये आयरन के एटॉमिक मास की बात नहीं हो रही। ये जो ये वाली हमने बात की थी ना ये रिएक्शन, इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे न्यूक्लियस कंबाइन न्यूक्लियस जो बन रहा है उसकी बात हो रही है, एटम की बात नहीं हो रही पूरे। तो यहाँ पर जो ये वाला मास होगा ना ये आयरन का न्यूक्लियस का एक्चुअल मास होगा। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट करके फिर मास फाइंड आउट करना है। ये वाला जो एटॉमिक मास गिवन होता है ये पूरे एटम का मास होता है, ये न्यूक्लियस का मास नहीं होता है। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी कंट्रीब्यूशन होती है। तो उस मास को अगर हमने जो है वो डिलीट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं कि एटॉमिक मास, पूरे एटॉमिक मास में से
माइनस कर दें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि गिवन था मुझे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने पहले कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, तो इसको हम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम एक्चुअल मास ऑफ आयरन न्यूक्लियाई को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो चीज़ है वो सिंपल सी रहेगी। वो क्या है कि जो बाइंडिंग एनर्जी का मेन फार्मूला है, अब मेरे पास क्योंकि सारा डाटा आ गया, मेरे पास एक्चुअल मास मौजूद है, मेरे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और प्रोटॉन मौजूद हैं, मेरे पास मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, मेरे पास सारे का सारा डाटा आ गया और स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट लेके चलना होता है। तो मैं जो हूँ वो इक्वेशन A1 में सिर्फ वैल्यू स्विच करूँगा और मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। लेकिन क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी वो ये थी कि मुझे बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है पर न्यूक्लियॉन्स पे, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम इसी अपने और 45 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बाइंडिंग एनर्जी को एटॉमिक मास के ऊपर डिवाइड कर दें, तो मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयरन आ जाती है पर न्यूक्लियॉन्स के लिए। और इस तरह से हम किसी भी ये तो मैंने आयरन के लिए किया। अब आप लोग किसी और एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड आउट करके देखो कि वो क्या आती है, और इस तरह से जो है वो हम किसी भी एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी वी डिराइव्ड इन दिस वीडियो लेक्चर। सो आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर था ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जीज पर बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।